हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने जो नई सीरीज शुरू की है, भैरवपुर स्टेशन वाली, गांव का नया डेरा, उसकी पहली कहानी के दोनों भाग मैंने अपलोड कर दिए हैं। आई होप आप सबको भैरवपुर रेलवे स्टेशन, गांव का नया डेरा, ये हॉरर स्टोरी की सीरीज बहुत पसंद आई होगी। इसकी पहली कहानी का दोनों पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो इस नई सीरीज में मैं आपको बताती हूँ एक अबंडन रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा हुए गांव के लोगों द्वारा सुनाई भूतिया कहानियों के बारे में। भैरवपुर रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित एक खाली पड़ा एक जर्जरित रेलवे स्टेशन है, जहां लोग शाम को डेरा डालते हैं। 1998 से बंद पड़े इस स्टेशन के पास पूरा इलाका खाली रहस्य से भरा, एकदम सूखा, वीरान और धूल भरे माहौल वाला है। यहाँ सिर्फ एक अनजान सन्नाटा है जो पहले तो कभी कभी लोगों को बेचैन कर देता था, लेकिन बबलू पटरी के गायब होने और हरिराम काका के रमेश की खौफनाक मौत के बारे में बताने के बाद और भी मनहूसियत भरा लगने लगा। गांव वाले अब भी इसका इस्तेमाल रेस्ट करने के लिए करते हैं, लेकिन स्टेशन की वाइब्स उनको कुछ ज्यादा ही अपनी ओर खींचने लगी हैं। मानो गांव वाले अब यहाँ बैठकर भूतिया कहानियों में खो जाना अपने जीवन का एक हिस्सा मान बैठे हो। पर वे लोग इन सब चीजों से अनजान हैं। यहाँ आकर भी उनका मन बेचैन रहता है, और यहाँ से जाने के बाद तो और भी सबका मन अशांत रहने लगता है। हरिराम काका ने रमेश के बारे में बताया। वो सदमा सबके लिए इतना गहरा था कि काफी दिनों बाद तक सिर्फ कुछ लोग ही यहाँ पर आते, इधर उधर की बातें करते और मोहन की चाय पीकर निकल जाते। धीरे धीरे फिर से ये जगह उनको नकारात्मक बातों की ओर मोड़ लेती है। और एक दिन मोहन ने दोपहर को धीरज चाचा से कहा, जो कि पूर्व रेलवे चौकीदार थे, चाचा, काफी दिनों से शिवकांत जी नहीं दिखाई दिए, उनको बुलाइए, बैठते हैं। धीरज चाचा ने शिवकांत को फोन कर दिया। वो 6 बजे आ रहे थे। उन्होंने कहा अपनी बेटी की शादी की तारीख तय करने में व्यस्त थे। शाम होते ही संयोग से सरोज आज फिर अकेली आई थी। पिछले कुछ दिनों से वो अपने पति के साथ जंगल जाने के लिए आती थी, क्योंकि उसको डर लगता था। जब डर कम हुआ तो वो अकेले आने लगी और 5:30 बजे ही आकर मोहन से चाय मांगती है। मोहन चाय बना ही रहा था कि उसने देखा आज रीना कॉलेज से जल्दी आ गई है। रीना ने कहा, अरे आंटी, आप जल्दी आ गई। बेटी, तू क्यों इतना जल्दी आई है? अरे, वो कॉलेज वालों ने 1 घंटा जल्दी छोड़ दिया, मोहन ने कहा। अरे वाह, आज तो फिर हम सब इकट्ठा होने वाले हैं, रीना ने कहा। क्यों? मोहन ने कहा, अरे वो शिवकांत जी अपनी बेटी की शादी की तैयारियां शुरू करने वाले हैं और आज यहाँ अभी 6 बजे तक आने वाले हैं। रीना खुश हो गई। अरे वाह, फिर तो मैं रुक जाती हूँ, शायद कोई मदद चाहिए उनको मेकअप या मेहंदी में तो पूछ लूँ। शिवकांत जी दूर से आ रहे थे और साथ में हरिराम काका भी थे और पीछे से धीरज चाचा भी दिखाई दिए। सब इकट्ठा हुए बैठे और सरोज बोली, अरे शिवकांत जी, आपको एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ काम हो तो बताना, उन्होंने कहा। जी बिल्कुल सरोज बेटा, जरूर, रीना ने कहा। उसको मेहंदी लगाने में हेल्प कर सकती हूँ, शिवकांत जी ने कहा। अरे वाह बेटा, धन्यवाद। लेकिन उनकी आंखों में मायूसी छाई दिखाई दे रही थी। मोहन ने पूछा, अरे क्या हुआ, आप निराश लग रहे हैं? बेटी की शादी है, खुशी मनाइए, भारी दुख और निराश आवाज में शिवकांत जी ने कहा। अरे कैसी खुशी मनाऊं? सबने कहा। क्यों? उन्होंने कहा, आप सब तो जानते हैं, शादी नजदीक आने पर वर कन्या को अकेले नहीं जाने देते, लेकिन मेरी बेटी शहर खरीदी करने गई थी जिद करके। फिर वहां से उसको हाईवे तक ही बस मिली और चलकर आई हाईवे से गांव तक। तब से उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती,
बुखार, खांसी, लाल आंखें और कमजोरी रहती है। मोहन दंग रह गया ये सुनते ही, और उसने तुरंत पूछा, क्या आपकी बेटी वो मुंजा के खेत के पास वाले मोड़ से आई थी क्या? दरअसल वो एक शॉर्टकट है जहाँ से 3 गांवों के लिए हाईवे नजदीक पड़ता है। शिवकांत जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, वो वहीं से आई थी, क्योंकि 2 किलोमीटर कम पड़ता है ना। मोहन ने कहा, अरे रे, फिर तो आपको उसका इलाज भी करवाना होगा और उसको किसी ज्योतिषी या तांत्रिक के पास भी ले जाइए। शिवकांत जी ने कहा, अरे ऐसा क्या है वहाँ? मोहन ने कहा, वहाँ पर मेरी साली के साथ 2 साल पहले ऐसा हो चुका है। जब भी कोई अकेला वहाँ से गुजरता है, जिसके पास व्हीकल ना हो और पैदल यात्रा करे, तो उनको वो जगह चपेट में ले लेती है। शिवकांत जी ने कहा, अरे मैं नहीं मानता, मैं कई बार वहां से आया हूँ, मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। धीरज चाचा ने उनकी बात काटते हुए कहा, अरे रुकिए आप, शायद मोहन की बात में दम हो। मोहन तुम बताओ क्या हुआ था तुम्हारी साली के साथ? मोहन ने बताना शुरू किया, पर उससे पहले कि हम मोहन की साली के साथ क्या हुआ था ये सुने, अगर आपको इस सीरीज के पिछले 2 एपिसोड पसंद आए हो और ये कहानी भी पसंद आ रही हो, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, और इन कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हर कोई इन कहानियों को एंजॉय कर सके और इससे हमें मोटिवेशन भी मिलती रहेगी। तो चलिए सुनते हैं कि मोहन की साली के साथ क्या हुआ था। मोहन ने बताना शुरू किया, 2 साल पहले मेरी साली पहली बार गांव आ रही थी। उसकी लोकल बस निकल गई थी, लेकिन एक एक्सप्रेस बस आनी बाकी थी जो वहीं पर उतारती है। मेरी बीवी ने उसको बताया कि तुम वहां से चलकर आ सकती हो, तो ठीक है आ जाओ। रीमा मेरी साली बस से उतरी और चलने लगी। उसके हाथ में एक बड़ा बक्सा था। मेरी सासू ने हमारे लिए शहर से कपड़े और अचार भेजे थे। बेचारी रीमा एक हाथ में बड़ा बक्सा लेकर चलती हुई आ रही थी और दूसरे हाथ में उसकी थैली थी जिसमें उसके कपड़े, नाश्ता और पानी की बोतल थी। थोड़ी देर चलने के बाद मुंजिया का खेत आया जिसमें उन्होंने बोर्ड भी लगा रखा है, मुंजिया फार्मिंग नाम से। मेरी बीवी शालिनी ने रीमा को फ़ोन किया, रीमा कहाँ पहुंची? उसने कहा, बस दीदी मुंजिया फार्मिंग पहुंची हूँ। शालिनी ने कहा, बस वहाँ से अब 20-25 मिनट की पैदल दूरी पर ही गांव है, आ जाओ, मैं सामने आ रही हूँ। रीमा चलते चलते आ रही थी। शाम के 5:30 बज गए थे। सड़क एकदम सुनसान, दोनों तरफ खाली खेत और सूरज भी ढलने लगा था। रीमा को लोमड़ियाँ दूर से बोल रही हो ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। थोड़ी देर वो फिर आगे चली कि तभी उसको ऐसी भनक लगी मानो कोई उसके बिल्कुल पीछे पीछे चल रहा हो। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। डर की वजह से रीमा ने शालिनी को फोन करने की कोशिश की, ये पूछने के लिए कि वो कहाँ रह गई, लेकिन उन 2 किलोमीटर के रास्ते में नेटवर्क बिल्कुल ही नहीं मिल रहा था। वो डरने लगी। एक तो वजन इतना भारी था, ऊपर से इलाका एकदम खाली। शाम भी ढल रही थी और वो चलते चलते थक भी गई थी और पसीना पसीना हो गई थी। पानी की बोतल उसकी खाली थी। वो फिर से गांव की ओर चलने लगी। तभी पीछे से किसी 4-5 साल के बच्चे की उसको आवाज सुनाई दी, माँ माँ। वो आवाज मासूम थी, लेकिन उसमें छुपी पुकार जानलेवा थी। ऐसा रीमा ने मुझे और शालिनी को बताया। वो बहुत डर गई, लेकिन उसको लगा शायद कोई बच्चा अकेला हो, इसलिए वो फिर पीछे मुड़कर देखने गई। तभी उसने कुछ ऐसा देख लिया जिसके बाद एक तो उसने 3 घंटे से पानी नहीं पिया था, चलते चलते पसीना भी बहुत आ रहा था और डर की वजह से उसकी सबसे ज़्यादा हालत खराब हो गई थी, जिससे वो बेहोश हो गई। मोहन अंकल, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? रीना ने पूछा। अरे बेटा,
ऐसी सिचुएशन में कौन मजाक करता है? मैं सच कह रहा हूँ, तुम शालिनी से पूछ लेना। रीना को ये सुनते ही फिर से डर लगने लगा, क्योंकि वही स्टेशन, वही माहौल, वही शाम का समय, वही लोग, और फिर से आत्मा या किसी भूत प्रेत की बात। सरोज ने उसको कहा, डरो नहीं, ये तो हमें पता होना चाहिए ना कि वहां पर हमें नहीं जाना है अकेले। शिवकांत जी ने जोर देकर पूछा, अरे अब आगे भी बताओगे क्या हुआ तुम्हारी साली के साथ? मोहन ने आगे बताया, वो बेहोश हो गई थी। रास्ते में एक मोटरसाइकिल वाले ने उसको देखा और उसके मोबाइल में शालिनी का नंबर देखा। वो मेरा ही पड़ोसी था। उसने सीधा मुझे और शालिनी को कॉल करके बताया कि कोई लड़की बेहोश है। हम वहां पहुंचे, तब तक वो उसको उठाने की कोशिश कर रहा था। फिर मैंने और शालिनी ने काफी मुश्किल से उसको होश में लाया और वो डरने लगी। दीदी, दीदी वो बच्चा, वो कितना भयानक था, कहाँ गया? मैं तो डर ही गया कि कौन सा बच्चा? शालिनी ने पूछा, अरे तू बेहोश कैसे हो गई थी? उसने होश संभाला और इधर उधर देखने लगी। शायद अभी तक उसको वहां पर कुछ दिखाई दे रहा था। उसने पीछे की ओर अपनी उंगली घुमाई और हमने वहां देखा तो कुछ नहीं था। वो बाइक वाला हॉस्पिटल का वार्ड बॉय था। उसने कहा, रीमा को पानी की कमी की वजह से दिमाग में खून कम पहुंच रहा है, इसीलिए बस वो ऐसा कर रही है। इसको आप घर ले जाइए और आराम करवाइए, ठीक हो जाएगी। हम उसको घर ले गए, लेकिन तब तक उसका शरीर काफी हद तक बदल गया था। उसकी आंखें लाल होना शुरू हो गई थी, मानो उसके शरीर में कमजोरी थी। शरीर एकदम गर्म होने लगा था, जैसे किसी आग की लपटों के नजदीक उसको बिठाया हो। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए थे। जब हमने उसको पूछा, क्या हुआ, तुमने कुछ देख लिया क्या? शालिनी रोते हुए उसको गले लगाकर पूछने लगी, छोटी क्या हो गया, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? बहुत पूछने के बाद भी उसने सिर्फ इतना कहा कि मुझे नींद आ रही है, सोने दो। हमने देखा कि वो ज्यादा बातें नहीं कर रही थी और धीरे धीरे खाट पर लेट गई। उसको एक चादर उड़ाकर हम बाहर आ गए और शालिनी मुझे पूछने लगी, इसको क्या हो गया? मैंने कहा, अरे मुझे क्या पता, मैं खुद यही सोच रहा हूँ। और ये उसकी आंखें देखी तुमने? मैंने कहा, हाँ देखी, लेकिन तुम चिंता मत करो, रात तक आराम कर लेगी तो ठीक हो जाएगी। इतना बोलकर मैं काम से बाहर चला गया। 9 बजे मैं आया। शालिनी ने कहा, वो अभी तक सो रही है। हम उसको जगाने गए तो कमरे में वो बेड पर अपने पेट पर दोनों हाथ रखकर रोए जा रही थी। हमने पूछा तो उसने हमारे सामने ऐसे देखा जैसे वो रीमा नहीं, कोई राक्षस हो। उसने कहा एक भारी आवाज में दर्द के साथ, मेरा पेट दर्द कर रहा है। मैंने उसकी आंखें देखी तो और लाल, बड़े बड़े डार्क सर्कल्स और हल्की सफेद पड़ी उसकी आंखें थी। उसको बहुत बुखार भी था। डॉक्टर को हमने बुलाया तो उसने कहा, रीमा को सिर्फ पानी की कमी है, बाकी सब ठीक है। दवाई दी और डॉक्टर साहब चले गए, लेकिन रीमा ने ना खाना खाया और ना ही पानी पिया। हमें चिंता हो रही थी। पहली बार बाहर निकलकर शालिनी ने मुझसे पूछा, क्या उसको किसी अदृश्य शक्ति ने अपनी चपेट में तो नहीं ले लिया? हम उसके पास गए और पूछा। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा और बोला, रीमा क्या हुआ, तुमने वहां कुछ देखा था क्या, और बेहोश कैसे हो गई? रीमा एकदम अपना कंट्रोल खो गई और एक छोटे बच्चे जैसा बर्ताव करने लगी। उसने शालिनी को देखकर उसके पल्लू में अपना सिर छुपाया और बोली, मम्मा कहाँ चली गई थी तुम? मुझे देखा, मुझे देखो माँ। मेरा हाथ जोर से पकड़ा, मुझे अपनी ओर खींचकर पास बिठा लिया और गले मिलकर कहा, पापा आपकी चोट ठीक हो गई? मैं सोचने लगा, ये किस चोट की बात कर रही है और हम दोनों को अपने माँ बाप क्यों बोल रही है। साथ में मुझे डर लग रहा था कि क्या ये पागल हो गई है या सच में शालिनी की बात सही है। उसकी आंखें और हरकतें देखकर शालिनी ने झट से अपना हाथ खींच लिया और दूर हो गई। वो चिल्लाई, अरे पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रही है, माँ को बता दूं क्या? रीमा हंसकर बोली, अरे मम्मी ऐसा ना करो,
अपने पापा को क्यों छोड़ दिया? उनको चोट लग गई तो? हम दोनों समझ गए ये पानी की कमी नहीं, सच में उसको कुछ हुआ है। डॉक्टर की सुलाने वाली दवाई हमने उसको खिला दी और डरते हुए उसके पास थोड़ी देर बैठे रहे। वो सो गई। दूसरे दिन नॉर्मल थी तो अपनी बहन से बातें कर रही थी, लेकिन कुछ खास उसने कहा नहीं। शालिनी मजदूरी करने गई तो वो उसके साथ खेत गई देखने। वहां पर शालिनी को देखकर वो फिर से ऐसा बर्ताव करने लगी। वो बोली, दीदी, आपको बच्चा कब से बुला रहा है? कल मुझे अपनी मम्मी समझ रहा था, आज आपको बुला रहा है। शालिनी फिर डरने लगी और पूछा, कौन सा बच्चा? तो रीमा ने कहा, वही बच्चा जो आपके पास खड़ा है। शालिनी को कोई बच्चा नहीं दिखा तो वो थोड़ी घबराई। शालिनी ने उसको डांट लगाई कि वो कैसी पागलों जैसी बातें कर रही है, तो वो पागलों जैसी हरकतें खुद करने लगी और शालिनी को फिर से अपनी माँ कहने लगी। फिर दोनों घर आए। शालिनी तेज तेज चलकर आ रही थी। रीमा उससे बातें नहीं कर रही थी, लेकिन माँ माँ कर रही थी। उसके बाद 2 दिन तक लगातार उसका टॉयलेट जाना चालू था। हर घंटे वो बाथरूम में चली जाती। शालिनी ने पूछा तो उसने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बहुत समझाने के बाद भी वो पानी पीती ही नहीं। जब खाना खाने बैठी तो खाना भी किसी छोटे बच्चे की तरह नीचे गिराते हुए खा रही थी, वो भी दोनों हाथों से। ये सब देखकर मुझे काफ़ी पसीना आ रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसके बारे में किसको बताया जाए। हमने देखा कि उसके कपड़े भी गंदे हो जाते थे खाते वक्त। मैंने मयंक, जो कि मेरा दोस्त और बस का कंडक्टर है, उससे बात की। उसने कहा, आप शालिनी को लेकर एक तांत्रिक का पता देता हूँ, वहाँ जाओ। हम दूसरे दिन बस से कालपुर गए। वहाँ तांत्रिक अघोरी लाल को उसने पहले फ़ोन करके बता दिया था। हम पहुँचे तो रीमा अंदर नहीं आ रही थी। बच्चों की तरह वो हाथ पैर पटक रही थी। अघोरी लाल ने अपने चेलों में से 2 औरतों को भेजा और वो दोनों घसीट कर रीमा को अंदर लाते हैं। अंदर आते ही रीमा एकदम नॉर्मल हो गई, लेकिन वो होश में नहीं थी। तांत्रिक समझ गया और उसने बताया, आप देख नहीं सकते, मुझे दिखाई दे रहा है। दरवाजे पर एक 5 साल का बच्चा खड़ा है। मैंने और शालिनी ने मुड़कर देखा। उसने कहा, आपको दिखाई नहीं देगा, वो मर चुका है, लेकिन वो अंदर नहीं आ सकता, इसीलिए ये लड़की नॉर्मल हो गई है। हमने पूछा, कौन है वो? फिर पहले तो ज्वार के दानों का एक चक्र बनाते हैं वो, उसमें फिर उन्होंने अलग अलग डिज़ाइन और बीच बीच में अलग अलग मुट्ठी भर ज्वार के दाने रखे। फिर पता नहीं उन्होंने कोई मंत्रोच्चार किए और बोले, बच्चे यहाँ आओ। इतना बोलते ही हमें लगा वो रीमा के अंदर आ गया और रीमा हंसने लगी। तांत्रिक ने 2 अगरबत्तियां जलाई, एक अपने हाथ में रखी और दूसरी रीमा के हाथ में दी। वो उसको घुमाने लगी तो फिर तांत्रिक बोला, बेटा, उस तरफ देखकर घूम जाओ। यानी जो उसने मंडल बनाया था उसके विपरीत रीमा को बिठा दिया। हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। तांत्रिक ने फिर मंत्र बोलना शुरू किया और उसने अपनी अगरबत्ती एक दाने पर लगाई। फिर थोड़ी देर बाद रीमा को कहा, अरे बेटा, अब अपनी अगरबत्ती बिना देखे किसी दाने पर लगाओ। हम देखकर चौंक गए कि उसने भी पता नहीं क्यों और कैसे उसी दाने पर अगरबत्ती रखी। इसी तरह 5-7 बार उसने तांत्रिक ने उससे यही करवाया और 3-4 बार उसका सही दाने पर हाथ गया। दरअसल तांत्रिक का ये रास्ता था आत्मा और शक्तियों की भाषा में बात करने का, जिससे उसको अपने सवालों के जवाब मिलते थे। लेकिन हम ये सोचकर दंग थे कि कई 100 दानों में वे वही दाने थे जिस पर दोनों ने हाथ रखा था, और इतने दानों में से वही दाने पर कैसे उसका हाथ जा सकता है, वो भी बिना देखे। फिर तांत्रिक ने उसके हाथ से अगरबत्ती ली और वापस मंत्र बोलकर उस बच्चे की आत्मा को दरवाजे पर खड़ा कर दिया, और तांत्रिक ने हमें बताया उसकी पूरी कहानी। उसने कहा, ये एक बच्चे की आत्मा है, वो अभी भी एक बच्चा है। उसकी माँ उसको अकेला खेतों में जंगल के बीच छोड़कर चली गई, उसके पति के मरने के बाद दूसरे आदमी के साथ। दरअसल हुंजिया फार्मिंग ने कई सालों पहले कुछ मजदूर बुलाए थे
जिसमें एक नया ब्याह हुआ कपल भी था। ये बच्चा उसी गांव के मजदूर कपल का बेटा है जो खेत में काम करने आए थे। ये बच्चा यहीं जन्मा था। उसके बाप की किसी कारण मौत हो गई तो उसकी माँ ने उसको छोड़ दिया और अकेले किसी आदमी के साथ चली गई। और जब ये अकेला रह गया तो मुंजिया फार्मिंग ने इसको निकाल दिया। फिर ये बच्चा भटक भटक कर मर गया। उसकी लाश चील, कौवों और कीड़े मकोड़ों ने खा ली। ऐसी भयानक बातें सुनकर मैं और शालिनी बहुत डर गए और हम गिड़गिड़ाने लगे तांत्रिक से। बाबा, इससे हम बच कैसे सकते हैं? तांत्रिक ने कहा कि जब बच्चा अकेला किसी जानवर के डर से एक नाली के नीचे बैठ गया, वहां उसकी मौत हो गई। और क्योंकि वो छोटे नाले में पड़ा था, उसको जीव जंतुओं ने खा लिया है। अब ये बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा है और हर गुजरती अकेली औरत को अपनी माँ समझकर उससे बातें करने की कोशिश करता है। अभी तक तो डरने जैसी कोई बात नहीं, क्योंकि ये सिर्फ बच्चा है। पर जितनी पुरानी इसकी आत्मा होगी उतनी ही इसकी शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी और आगे चलकर वो किसी की जान भी ले सकता है। अभी ये नाबालिग आत्मा है और इसने सिर्फ अपनी माँ समझकर आपकी बहन को पकड़ा है, लेकिन ये धीरे धीरे उसके शरीर पर कब्जा कर सकता है। और ऐसी आत्माएं ज़्यादा चीज़ें समझती भी नहीं, ये सिर्फ भावनाओं पर क्रिया करती हैं, जिससे ये और भी खतरनाक हो जाता है। तो मेरी बहन का क्या होगा? शालिनी ने पूछा। तांत्रिक ने कहा, हमें इस बच्चे की आत्मा को या तो मुक्ति दिलानी होगी या इसको बांध के रखना होगा। वहीं पर उसकी शक्तियों को कैद कर देना होगा। चलो मेरे साथ। फिर उसने मंत्र बोले। वो लड़का फिर रीमा के शरीर से जुड़ गया और वो 4 पैरों से चलने लगी। शालिनी उसको देखकर रोने लगी। ये क्या हुआ? तांत्रिक ने कहा, डरो मत, हमें उस जगह जाना होगा, इसलिए मैंने इस आत्मा को अपने साथ चलने के लिए बांध लिया है। अब ये बच्चा नहीं, प्रेत बनकर आ रही है, तो इसीलिए ऐसा बर्ताव कर रही है। उस गांव वालों के लिए ये कोई नया तो नहीं था, लेकिन फिर भी लोग डर गए। हम आगे आगे चल रहे थे, वो 4 पैरों पर हमारे पीछे पीछे। कई किलोमीटर दूर चलने के बाद हम उस नाले तक पहुंचे जहां सूखी घास उग चुकी थी। बच्चा वहां जाकर बैठ गया। रीमा उसी तरह से बैठी जैसे वो मरते वक्त बैठा था। तांत्रिक ने कहा, रीमा किसी लोमड़ी के बच्चे की तरह बैठ गई, थोड़ी देर गुर्राई और बेहोश हो गई। तांत्रिक ने कहा, आत्मा ने हमें सब बता दिया है, अब चिंता मत करो, उसका शरीर ढूंढना होगा। मैंने और तांत्रिक ने घास काटी, जमीन खोद कर देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। 3-4 घंटे मेहनत करने के बाद तांत्रिक ने ना कहा, अब वो नहीं मिलेगा। शायद उसका बचा खुचा शरीर बारिश के पानी में बह गया होगा या कोई जानवर भी उसको उठा ले गया होगा। तांत्रिक ने थोड़ी देर सोचा और मुझे बताया, जल्दी से एक कच्चा लेकिन पका हुआ पानी वाला नारियल लेकर आओ। उसके साथ उसने बहुत सारी चीज़ें भी लिख करके दी। मुझे अकेले ही लेने जाना पड़ा। रीमा भी थोड़ा थोड़ा होश में आ रही थी। तांत्रिक ने कहा, यहाँ पर शालिनी है, इसीलिए वो फिर से रीमा के अंदर आएगा और उसको अपनी माँ बुलाएगा। कुछ बुरा ना हो जाए, इसलिए मुझे यहाँ रहना होगा। मैं जल्दी से सारी वस्तुओं को लेने के लिए निकल गया। 1 घंटे में शाम भी होने वाली थी। उधर शालिनी ने रीमा को होश में आते देखकर उसको गले लगा लिया। बहन, क्या हो गया है तुझे? तू ठीक तो है? लेकिन रीमा रीमा नहीं थी, वो तो उस बच्चे की आत्मा थी। तांत्रिक ने देखा और शालिनी को वार्न भी किया, शालिनी तुम उससे दूर रहो, उसको खेलने दो अकेले। शालिनी थोड़ा हट गई और रीमा धीरे से बोली, माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। शालिनी की आंखों में आंसू आ रहे थे। वो तांत्रिक के सामने देखने लगी। तांत्रिक ने इशारा किया, अरे उसको बोलने दो। बच्चा फिर बोला, माँ, मुझे दूध पीना है, पिलाओ ना। रीमा ने देखा शालिनी की साड़ी का पल्लू गिर गया। वो तो एक बच्चे की तरह दूध पीने के लिए झपटी। शालिनी डर गई और पीछे हटने लगी। नहीं, क्यों तू पागल हो गई है? मुझे दूध नहीं आता। और तू सुन बच्चे,
तेरी माँ तुझे छोड़कर गई है, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। तू ये समझकर मुझे और मेरी बहन को परेशान करना छोड़ दे। ये सुनकर रीमा भड़क गई और शालिनी पर हमला कर दिया। वो उसके गले पर अपने हाथ कसने लगी और शालिनी चिल्लाने लगी। तांत्रिक बीच में आया, एक धूल की चुटकी लेकर कोई मंत्र बोला और रीमा पर फेंका। वो थोड़ा चक्कर खाकर दूर गिरी और शालिनी भागकर दूर चली गई। वो लगातार रोए जा रही थी। फिर रीमा के अंदर से बच्चे की आत्मा को गुस्सा आया और उसने तेज चिल्लाकर हमला किया तो तांत्रिक ने उसके सर पर लाठी मार दी, जिससे रीमा बेहोश हो गई। शालिनी दौड़ती हुई आई। अरे क्या किया ये आपने? तांत्रिक बोला। चिंता मत करो बहन, वो बस बेहोश हुई है। अगर उसने हमला किया तो बच्चा पूरी तरह से एक भयानक आत्मा बन जाएगा और तुमको मार देगा। मैं सब कुछ सामान लेकर पहुंचा तब रीमा बेहोश पड़ी थी। तांत्रिक ने मुझसे थैली ली, पानी की बोतल से पानी छिड़क कर उसको उठाया। थैली में से उसने नारियल लिया, उसके इर्द गिर्द सारा सामान रखा जो मुझसे मंगवाया। बीच में गड्ढा करके उसमें एक हवन के लिए आग जलाई और मंत्र पढ़े। बच्चा रीमा से निकलकर नारियल में आ गया। नारियल हिलने लगा। लगातार 1 घंटे तक कोई विधि की तांत्रिक ने और अंत में मुझे कहा कुल्हाड़ी से नारियल पर वार करूं और एक ही प्रहार में उसको तोड़ दूं। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया और उसने उसको उस अग्नि में डाल दिया। वो अब भी हिल रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो छटपटा रहा था। फिर जब अग्नि शांत हुई तो उसने उस पर मिट्टी डालकर सपाट जमीन कर दी और वहां से दूर हो गया। उसके बाद रीमा भी होश में आ गई। मैंने तांत्रिक को पूछा, ये क्या है? उसने कहा, इस बच्चे की आत्मा को हमने यहीं पर बांध दिया है। वो अब किसी पर हमला नहीं कर पाएगा और उसकी आत्मा धीरे धीरे या तो मुक्त हो जाएगी या समय आने पर समझदार होकर अपना रास्ता खुद बनाने के लायक हो जाएगी। अब चलो यहाँ से और कोई भी पीछे मुड़कर मत देखना। हम चलने लगे। रीमा ने पूछा, दीदी हम कहाँ जा रहे हैं? शालिनी ने उसको गले लगा लिया और फिर हम चलते चलते गांव आ गए। वहां से तांत्रिक से बात करके घर वापस लौट आए। बदनामी और डर की वजह से हमने ये बात गांव के लोगों को कभी नहीं बताई। घर आने के बाद 2 दिनों में ही रीमा एकदम ठीक हो गई। हरिराम काका ने कहा, हे भगवान, इतनी बड़ी घटना हो गई। फिर शिवकांत जी चिंता में आ गए। अरे तब तो मुझे जल्दी से घर जाकर मेरी बेटी कैसी है वो देखना पड़ेगा। सरोज ने कहा, जल्दी जाइए मास्टर जी, और कोई काम हो तो हमको याद जरूर करना। मोहन ने अपनी रेडी तैयार की। सब अपने अपने घर जाने के लिए निकल गए। रास्ते में रीना सोच रही थी, अरे नहीं, 3 दिन पहले मेरी सहेली भी वहां से गुजरी है। पता नहीं उसका क्या हुआ होगा। शिवकांत जी तो जल्दी जल्दी अपने घर गए हैं, लेकिन ये श्योर नहीं है कि उनकी बेटी भी उसी आत्मा के संपर्क में आई हो। अब ये तो शिवकांत जी ही जाने। पर आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो और आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूं, तो इस वीडियो को भर भर के लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, व्यूज़ आएंगे तो ही तो हमें मोटिवेशन मिलेगी और हमें पता चलेगा कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है। तो मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक नई कहानी में, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।